गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का आज की क्लास में। चलिए, क्लास 8 हमारी दुनिया भूगोल जो आपका है, ठीक है, चैप्टर 6 एशिया। तो आज एशिया के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है विशालतम भूभाग जहां विभिन्न प्रकार की भौगोलिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसे महादेश कहते हैं, और हम लोग इसी महादेश में रहते हैं। हम लोग का महादेश कौन सा? भारत कौन से महादेश में आता है बाबू? तो एशिया महादेश में आता है। कौन से महादेश में? एशिया महादेश में, ठीक है। और हम लोग रहते हैं किस महादेश में? एशिया महादेश में। आगे बात करें, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महादेश है, ठीक है, और पृथ्वी के स्थल भाग का लगभग 30% हिस्से पर एशिया महादेश का विस्तार है। विश्व की आबादी का 60% जनसंख्या इस एशिया महादेश में रहता है, ठीक है। एशिया महादेश की चौहद्दी की बात करें, चौहद्दी आप लोग को जानना जरूरी है, ठीक है। यानी चारों दिशा में कौन कौन से राज्य देश हैं, ठीक है, यह क्या क्या है। जैसे बिहार की चौहद्दी होती है, भारत की चौहद्दी होती है, तो सब जगह की अपनी अपनी चौहद्दी होती है। आप किसी गांव के हैं, उसकी भी चौहद्दी होती है, तो उस चीज को जानना ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, एशिया महादेश की चौहद्दी की बात करें तो पूरब के इधर आप जाइएगा तो आपको प्रशांत महासागर मिलेगा। पश्चिम में जाइएगा तो यूरोप और अफ्रीका महादेश मिल जाएगा आप लोग को। उत्तर में जाइएगा आर्कटिक महासागर, और दक्षिण में जाइएगा तो हिंद महासागर। तो ये एशिया महादेश की चार चौहद्दी थी, चारों दिशा की। आगे बात करते हैं लाल सागर। लाल सागर और सुएज नहर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बहुत सारे कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। लाल सागर और सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। यानी पूछ देगा कि भैया एशिया यहाँ पे एशिया को अफ्रीका से अलग कौन सी नदियां करती हैं? तो कौन सी नदियां करती है? लाल सागर और सुएज नहर, ठीक है। आगे बात करते हैं एशिया को यूरोप से अलग करने वाले में। तो अब एशिया को यूरोप से अलग कौन कौन कर रहा है? तो डानेलिस जल संधि, ठीक है, डानेलिस जल संधि, बास्पोरस जल संधि, मारमरा सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, यूराल नदी, इसकी भूमिका है। तो देखिए, एग्जाम में ज्यादातर पूछा गया है एशिया को यूरोप से अलग करने में किसका समर्थन है? तो भैया कैस्पियन सागर का सबसे ज्यादा। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया, कैस्पियन सागर, याद रखिएगा। चलिए, ग्लोब पर एशिया महादेश की स्थिति अगर आप देखिएगा तो देखने पर यह पूर्वी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से उत्तरी आर्कटिक महासागर तक फैला हुआ है। कहां से कहां तक फैला हुआ है? भूमध्य रेखा, पूर्वी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से उत्तरी आर्कटिक महासागर तक फैला हुआ है। यह 10 डिग्री दक्षिण से 80 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा 20 डिग्री पूर्वी देशांतर से पूरब दिशा की ओर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते हुए 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक फैला हुआ है। तो देखिए एशिया का कितना बड़ा विस्तार है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एशिया इतना बड़ा महादेश है। देखिए, इसका अत्यंत विशाल भूखंड होने के कारण यहाँ पे आपको पहाड़ देखने के लिए मिल जाएगा, पठार भी होगा, मैदानी भाग भी मिल जाएगा, ठीक है। और एशिया के मध्यवर्ती हिस्से में मोरदार पर्वतों की विशाल श्रृंखला भी मिलती है। यानी मध्य में, एशिया के मध्य में आप देखिएगा तो विशालदार पर्वत की श्रृंखला भी आपको देखने के लिए मिलती है। और यह श्रृंखला पमीर के पठार से विभिन्न दिशाओं में फैली हुई है, ठीक है। एशिया महादेश में किसके नाम से पठार फैला हुआ है? पमीर के पठार, ठीक है, पमीर के पठार। आगे बात करते हैं, पमीर की गांठ से दक्षिण पूर्व हिस्से में हिमालय पहाड़ की श्रृंखला। हिमालय पहाड़ की श्रृंखला किधर से है? पमीर की गांठ से, वो भी दक्षिण से पूर्व हिस्से में, ठीक है। और उसके बाद फैली हुई यह संसार की सबसे ऊंची एवं नवीन पर्वत श्रृंखला है। सबसे ऊंची भी है और सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी आपका क्या है? माउंट एवरेस्ट है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है, जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848। कितना हो जाएगा? 8848 कहिए, 8848 कहिए मीटर में, ठीक है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8848, याद रखिएगा, या तो 8848, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय तथा कुनलुन पर्वत श्रेणी के बीच तिब्बत का पठार है। ये भी VBI क्वेश्चन हो जाता है। हिमालय और कुनलुन पर्वत श्रेणी के बीच में कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार है, जिसे संसार की छत भी कहते हैं, ठीक है। दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। दो नदी के बीच में जो भूमि होती है आपकी,
ये नदी है, ये नदी है, इसके बीच में जो भूमि है उसे क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। पश्चिम में इराक का मैदान दजला और फुरात नदियों के दोआब में पाया जाता है। जो आपका दक्षिण में इराक का मैदान है वो दजला और फुरात दोनों नदियों के बीच में आता है, ठीक है, इसीलिए दोआब में पाया जाता है। यानी इराक जो है इस तरफ दजला है और इस तरफ फुरात नदी है, ठीक है, और उसके बीच में क्या है? इराक है आपका। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ की जलवायु वनस्पति के बारे में। तो एशिया महादेश की जलवायु में काफी विविधताएं हैं। इसी महादेश में सर्वाधिक ठंडा प्रदेश और सर्वाधिक गर्म प्रदेश तो पड़ता ही है, सबसे आर्द्र भी है, शुष्क भी है, सभी प्रकार के मतलब क्षेत्र इसमें पाए जाते हैं आपके, ठीक है। और सबसे गर्म प्रदेश आपका मित्रावा यानी कुवैत एशिया में है, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन हो जाता है। सबसे गर्म प्रदेश आपका कौन सा है? मित्रावा है, जो कि कहाँ में है? कुवैत में है, जो आपके एशिया में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे कहता है धरती और आकाश के बीच आपको जलवायु जीव जंतु के रूप में सम्मिलित जो होता है उसे बायोम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। एशिया का एकदम से उत्तरी भाग जो टुंड्रा प्रदेश कहलाता है, एशिया का सबसे उत्तरी भाग जो क्या कहलाता है बाबू? टुंड्रा प्रदेश। क्या कहलाता है? टुंड्रा प्रदेश। वहां आपको घास, काई और अन्य छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं। रेंडियार यहाँ का मुख्य पशु है। ये भी आपके बीपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और देखिए जो भी कंपटीशन एग्जाम है वो सब 7, 8, 9, 10 इसी सब के किताब से उठा के डालता है। और ये जितना भी चीज मैं आपको दे रहा हूं ये पूरे किताब का निचोड़ है, ठीक है, एससीईआरटी का। चलिए तो इतना भी अगर आप देख लीजिएगा तो आपको कितना सारा क्वेश्चन आप देखिएगा कंपटीशन में अपने आप आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से सुनेंगे हम लोग। एशिया का एकदम से उत्तरी भाग कौन सा है? टुंड्रा प्रदेश, जहां पर घास और काई पाई जाती है। और यहाँ का मुख्य पशु कौन सा है? रेंडियार है। कौन सा है? रेंडियार है। चलिए उसके बाद आगे जानते हैं कोणधारी वृक्ष। कौन सा वृक्ष है बाबू? कोणधारी वृक्ष। यह टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में टेगा वन क्षेत्र में मिलता है। ये भी टुंड्रा प्रदेश में मिलता है, पर टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में टेगा वन क्षेत्र में मिलता है आपका कोणधारी वृक्ष, ठीक है। और इस क्षेत्र में सप्रूस, लार्च, फर आदि नुकीली पत्तियों के वृक्ष मिलते हैं। साप्रूस, लार्च, फर, ये नुकीली मतलब नुकीले टाइप के पत्ते होते हैं इसके, ठीक है। उसके बाद इन्हें कोणधारी वन भी कहते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कोणधारी वन। यानी देखिए इस तरह से इसके पत्ते रहेंगे, है ना, ये कोण की तरह ऐसे पत्ते रहते हैं फर के, तो इसी तरह होता है, तो इसलिए इसे कोणधारी वृक्ष या कोणधारी पत्ते भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ का मुख्य पशु आपका लोमड़ी, सील, मिंक यही होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं समशीतोष्ण घास का मैदान, ठीक है, जिसे स्टेफी घास का मैदान भी कहते हैं। ये भी आपके एग्जाम से रिलेटिव है, ठीक है। आपका समशीतोष्ण घास का मैदान यानी स्टेफी घास का मैदान कहलाता है। उसके बाद इस प्रदेश का मुख्य पशु आपका बारहसिंगा। इस प्रदेश का मुख्य पशु आपका कौन सा है? बारहसिंगा। आगे बात करते हैं शीतोष्ण पर्वतीय भाग में याक प्रमुख है, ठीक है। जहां सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है और पर्वतीय इलाका, वहां आपका प्रमुख पशु क्या हो जाएगा? याक हो जाएगा। उसके बाद उष्ण मरुस्थल में, जहां मरुस्थल है वहां पे आपको ऊंट उसका प्रमुख पशु हो जाएगा, ठीक है, जिसे मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है। ऊंट को मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं दक्षिण एशिया में मानसूनी वन पाए जाते हैं। आपके दक्षिण एशिया में मानसूनी वन भी पाए जाते हैं, जहां आपको साल, चंदन, सागवान जैसे कुछ उपयोगी वृक्ष मिलते हैं। और हाथी यहाँ का विशिष्ट पशु है, ठीक है। जहां बड़े बड़े जंगल है वहां तो हाथी होना अनिवार्य ही है। आगे बात करते हैं उत्तरी पूर्वी एशिया में अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु मिलती है। आपकी उत्तरी और पूर्वी एशिया के इधर आप जाइएगा तो आपको ठंडी जलवायु मिलेगी, इसीलिए यहाँ शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। जहाँ ठंडी जलवायु होगी वहां शीतोष्ण वन होगा। और एशिया के एकदम दक्षिण भाग में जहाँ विषुवतीय रेखाएं जलवायु है वहां विषुवतीय रेखीय वन पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे आप जनसंख्या देखते हैं एशिया की। तो देखिए चीन और भारत विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश है। आपका चीन और भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। और एशिया महादेश में सर्वाधिक जनसंख्या पाए जाने के कारण इसे क्या कहा जाता है? मानव का घर भी कहा जाता है, ठीक है। जनसंख्या जितनी ने है तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? एशिया को मानव का घर कहा जाता है।
आगे कहता है दक्षिण एशिया के 8 महत्वपूर्ण देशों के संगठन सार्क कहलाते हैं। दक्षिण एशिया के 8 महत्वपूर्ण देशों के साथ संगठन है जिसे क्या कहते हैं, सार्क कहते हैं। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। ठीक है, पॉइंट को समझिएगा, 8 महत्वपूर्ण देश से इसकी संधि हुई है जिसे क्या कहते हैं, सार्क कहते हैं। और इसकी स्थापना 1985 में हुई है। कब हुई है, 1985 में। और सार्क का मुख्यालय जो है आपका वो नेपाल में है। कहां पे है बाबू, नेपाल में। स्थापना कब हुई, 1985 में। क्या गो देश जुड़ा हुआ है, 8 गो, जिसे क्या कहते हैं, सार्क। ठीक है, साउथ एशिया एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म हो जाता है इसी टाइप से। ठीक है, 9th का वीडियो आप लोग देखिएगा, उसमें पूरा फुल फॉर्म के साथ बताया गया पहला चैप्टर में। ठीक है, आगे बात करते हैं सार्क के सदस्य। तो देखिए 8 जो देश है वो कौन कौन से हैं, भारत है आपका, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव और अफगानिस्तान। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसमें बस 2 चीज याद रखना, सार्क में क्या गो देश जुड़ा है, 8 गो। स्थापना कब हुई, 1985। मुख्यालय कहाँ है, नेपाल, बस। ठीक है, आगे बात करते हैं जलवायु, मिट्टी, जल की उपलब्धता आदि जनसंख्या के वितरण को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका सांस्कृतिक विविधता। तो यहां तक आपने सभी विविधता को देख लिया। अब देखते हैं सांस्कृतिक विविधता आपके एशिया में कैसा पाया जाता है। ठीक है, तो एशिया महादेश की संस्कृति में कला, संगीत, वेशभूषा, रहन सहन, खान पहन विविधताओं से भरा हुआ है, रंग बिरंग के लोग। अब देखिए जैसे मान लीजिए बंगाल इधर जाइएगा तो भैया कुछ मिले ना मिले, थाली में एक मछली 100% मिलना है उसको। ठीक है, मुंडी मछली का चाहिए, मछली का एक पीस 100% चाहिए। हमारे बिहार में आ जाइए आप लोग, भाई दाल चावल चाहिए, रोटी सब्जी चाहिए, मकई की रोटी, साग, बस इसी में हो जाता है। पंजाब जाइए, दही लस्सी, दूध से बना हुआ पनीर, ये सब हुमच के खाता है लोग, है ना। तो जगह जगह, हैदराबाद जाइए, तेल पक चीज लोग ज्यादा खाते हैं ना। तो सब जगह विविधता देखी जाती है। कहीं भैया देश कुर्ता पहना जा रहा है, कहीं पैंट शर्ट, कहीं जींस पैंट, कपड़े में भी, सब चीज में कला, संगीत। अब तमिल का गीत भारतवासियों को समझ में आएगा, सॉरी बिहार में समझ में आएगा, नहीं आएगा। अब बिहार वालों का गीत उनको समझ में नहीं आएगा। सब जगह का अलग अलग रीत है, रिवाज है। ठीक है, तो ये सब भरा हुआ है हमारे एशिया में। उसके बाद विभिन्न धर्मावलंबी धर्म देखने के लिए मिलते हैं। दर्शन और संप्रदाय यहाँ की संस्कृति की विशेषता है। विश्व की सभी धर्मों में उत्पत्ति इसी महादेश की धरती से हुई। जितने भी धर्म की उत्पत्ति हुई है वो आपके एशिया महादेश से हुई है। ठीक है, आगे बात करते हैं विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का विकास। जितनी भी सभ्यता आई है, सिंधु सभ्यता है ना, हड़प्पा सभ्यता, सभी इसी महादेश की नदी घाटियों में हुई है। आगे बात करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, जो आपके भारत और पाकिस्तान, हांगो नदी सभ्यता, चीन, ये सभी एशिया महाद्वीप से ही विकसित हुई है। ये जो आपका हांगो नदी सभ्यता, ये कहाँ में शुरू हुआ था, चीन से। हांगो नदी सभ्यता चीन का आपका, और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन आ जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, यहीं से इसका विकास शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए मजा आ रहा है, यहाँ तक आप लोग को मजा आ रहा होगा, है ना। हर पॉइंट मजेदार है, लाइक दे दीजिए प्यारे अपने हाथों से। चलिए आगे देखते हैं पॉइंट को। आगे देखिए, जापान, कोरिया एवं वियतनाम के लोग लकड़ी की 2 पतली डांडियों के सहारे भोजन करते हैं, है ना। और जबकि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश इत्यादि देशों में उंगलियों से खाना खाते हैं। देखिए सांस्कृतिक विविधता यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। 2 लकड़ी का चम्मच ले लेते हैं, दोनों से मतलब टेढ़ा करके कांच की तरह से, जैसे है मार्कर, जैसे ये है, ये 2 डंटी है, इसको ऐसे फंसा के तब वो लोग खाना खाते हैं। और हम भारत के लोग जो है वो कैसे खाना खाते हैं भाई, अपनी उंगली से, संतोष होता है ना। प्राकृतिक विविधताओं ने एशिया में कई संस्कृति को जन्म दिया है, इसलिए इस महादेश को कई सांस्कृति उप प्रदेशों में बांटा जाता है। सबसे पहले आप देखिए पूर्वी एशिया, ठीक है, संस्कृति के आधार पर। तो पूर्वी एशिया में देखिएगा, इसके अंतर्गत आपका चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया जैसे महत्वपूर्ण देश है। ठीक है, और इस इलाके में चीन का प्रभाव है। यहाँ बौद्ध धर्म और ताओवाद की प्रभुता है। कौन कौन सी है, बौद्ध धर्म और ताओवाद की प्रभुता है। और यहाँ की, और एक पॉइंट यहाँ पे देखिए, सबसे अच्छा चीज है, चीनी लिपि विश्व की सबसे पुरानी लिपि है। अगर विश्व की सबसे पुरानी लिपि की बात करें तो कौन सी लिपि है आपकी, चीनी लिपि है। ठीक है, आगे बात करते हैं दक्षिण एशिया की। तो इस क्षेत्र में प्रमुख देश आपका भारत, हम लोग भैया दक्षिण एशिया में है। ठीक है, ये भी बहुत बच्चे को नहीं पता होगा। ठीक है, हम लोग किधर है, दक्षिण एशिया की तरफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एवं श्रीलंका है। यहाँ हिंदू धर्म के अलावा
यहाँ तो भैया भारत में बहुत सारे धर्म देखने के लिए मिलते हैं। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ये सब संप्रदायों का प्रादुर्भाव यहीं से हुआ है, हमारे भारत से। और लोगों के वेशभूषा एवं खान पान में भी आपको अंतर मिल जाएगा, ये दक्षिण एशिया की तरफ। ठीक है, आगे बात करते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया। तो इसके अंतर्गत आपका म्यांमार, फिलीपीन, थाईलैंड, लियोस, कंपुचिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई और इंडोनेशिया आता है। और यह प्रदेश भारत और चीन की संस्कृति तथा धर्म से बहुत अधिक प्रभावित है। ठीक है, ये भैया हमारे भारत और चीन की संस्कृति और धर्म से प्रभावित है यहाँ के लोग। आगे बढ़ते हैं पश्चिमी एशिया। तो पश्चिमी एशिया, इधर आप जाइएगा तो इस्लाम, ईसाई, जूडिज्म का ऐतिहासिक जन्म स्थल रहा है ना। यहाँ पे आपको इस्लाम, ईसाई और जूडिज्म जैसे ऐतिहासिक जन्म स्थल रहा है यहाँ पर। और यहाँ लगभग 90% लोग मुस्लिम मिलेंगे आपको पश्चिम एशिया की तरफ। ठीक है, पश्चिम एशिया जाइएगा 90% लोग यहाँ पे क्या है भैया, मुस्लिम आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मध्य एशिया के बारे में। तो देखिए इस प्रदेश में मुख्यतः पहले से सोवियत समाजवादी गणराज्य के 4 प्रदेश सम्मिलित है आपका, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, नाम भी बड़ा बढ़िया है। यहाँ का सबसे प्रमुख धर्म क्या भैया, इस्लाम है। यानी आपका मध्य एशिया भी आपका मुसलमान से ही भरा हुआ है। इस क्षेत्र के स्टेपी घास के मैदान के निवासी खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं। अब देखें यहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं। ठीक है, मुस्लिम यानी यहाँ पे भी बढ़िया मात्रा में। ठीक है, चलिए ऐसे भी हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, हिंदू मुस्लिम सब आपस में भाई भाई। चलिए उत्तर एशिया की बात करते हैं। तो यह क्षेत्र रूस के अंतर्गत है। ठीक है, यह साइबेरिया का भौगोलिक क्षेत्र है और परमाफ्रॉस्ट यानी मृदा में भी हिम बर्फ का जमा होना, उसको कहते हैं परमाफ्रॉस्ट। ठीक है, के कारण कृषि नहीं हो पाती, आपके उत्तर एशिया में कृषि नहीं हो पाती है। और फिर भी आधुनिक तकनीक की मदद से पश्चिमी साइबेरिया में गेहूं के बड़े बड़े फार्म विकसित किए गए हैं तकनीकी व्यवस्था से। उसके बाद बात करते हैं धार्मिक जीवन की। तो एशिया महादेश की जीवन शैली पर धर्म का व्यापक प्रभाव है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख धर्म का अद्वैत एवं विकास भारत में ही हुआ है, ये तो बात आप जानते हैं। जापान और चीन में ताओ, शिंतो, कन्फ्यूशियसवाद धर्म का अभ्युदय हुआ है, यानी इसका भी उदय हुआ है। और अन्य धर्मों में बहाई भी प्रमुख है। दिल्ली में आपका बहाई धर्म का एक दार्शनिक लोटस मंदिर है। ठीक है, देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन जबरदस्त बन गया आपका कि भैया लोटस मंदिर किस धर्म का सूचक है, तो बहाई धर्म का। किसका है, बहाई धर्म का। सच सच बताइए कितने लोग जानते थे ये बात, कोई नहीं जानते होंगे। ठीक है, मैं भी पहली बार देखा हूं इसे। तो लोटस मंदिर भैया किसका दार्शनिक है, बहाई धर्म का है। किसका, बहाई धर्म का। आगे बात करते हैं इजराइल देश में यहूदी धर्म को मानने वाले लोग हैं। इजराइल देश में यहूदी धर्म को मानने वाले लोग हैं। और प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे, यहूदी थे। यहाँ से भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिला है ना। प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे, वो भी एक यहूदी थे। और इजराइल देश तो पूरा भैया यहूदी है। एक लास्ट पॉइंट, फिलीपींस को त्योहारों का देश कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है आपका कि भैया बताइए त्योहारों का देश किसे कहा जाता है, तो फिलीपींस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, फिलीपींस को कहा जाता है। तो ये हो गया आप लोग का चैप्टर खत्म। आपको जानकारी कैसी लगी, पढ़ाई कैसे लगी, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और देखिए मेहनत, इस वीडियो बनाने के पीछे मेहनत लगता है 3 से 4 घंटा। अगर एक शेयर या एक सब्सक्राइब आप लोग बढ़ा दीजिएगा तो उससे कुछ किसी का हो नहीं जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।